Friends, welcome to the channel JIV and CIV Made Simple. So this is our BFM mentorship program June 2026 यूनिट नंबर 4 लेक्चर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट। शॉर्ट पावरफुल एग्जाम फोकस नोट्स है आपके सामने। एक ही चीज को 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे, उस पर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि क्या कंसेप्ट है, कैसे इसको याद रखा जाए, सभी चीज आपको क्लैरिटी से समझ में आ जाएगी। तो कंप्लीट चैप्टर का हॉलिस्टिक पिक्चर आपके सामने में प्रस्तुत करने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं कंसेप्ट नंबर 1 से। सबसे पहला कंसेप्ट आता है लेटर ऑफ क्रेडिट। इमेजिन कीजिए कि आप एक इंडियन बिजनेस है और आपको जर्मनी से माल मंगवाना है, पर आप सोच रहे हैं पता नहीं सेलर माल भेजेगा या नहीं भेजेगा, और सेलर सोच रहा है पता नहीं बायर पैसा देगा या नहीं देगा। तो यहाँ पे एंट्री होती है किसकी? यहाँ पे एंट्री होती है लेटर ऑफ क्रेडिट की, राइट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली एक बैंक का रिटर्न प्रॉमिस होता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप बैंक रिटर्न अंडरटेकिंग, बैंक का क्या है? रिटर्न प्रॉमिस है, राइट। जो कि सेलर को पैसा, बेसिकली बैंक का रिटर्न अंडरटेकिंग होता है, रिटर्न प्रॉमिस होता है कि सेलर को पैसा मिल जाएगा। बस कंडीशन यह है कि सेलर सही शिपिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करे, ठीक है। तो जो जो रिक्वायर्ड शिपिंग डॉक्यूमेंट है, यदि वो सेलर सबमिट कर देता है तो उसको पैसा मिल जाएगा, इसकी गारंटी है। मतलब दोस्तों बैंक जो है ना, एक बीच का ट्रस्ट मैनेजर बन जाता है। ऐसे समझिए कि ये जो हमारा बैंक है, इट एक्ट लाइक अ ट्रस्ट मैनेजर। बैंक एक्ट लाइक अ ट्रस्ट मैनेजर। बायर को सिक्योरिटी मिलती है, बिना डॉक्यूमेंट का पेमेंट नहीं होगा, राइट। साफ साफ लिखा हुआ है कि बैंक एक्ट लाइक अ ट्रस्ट मैनेजर। बायर को क्या मिलती है? सिक्योरिटी मिलती है कि बिना डॉक्यूमेंट का पेमेंट ही नहीं होगा। सेलर को सिक्योरिटी मिलती है कि डॉक्यूमेंट दिए तो पैसा गारंटेड है, राइट। तो दोनों को सिक्योरिटी मिल गई। बायर को देखिए लिखा है ना, बैंक गारंटी टू सेलर, मतलब बायर को सिक्योरिटी मिलती है कि देखो बिना डॉक्यूमेंट का पेमेंट नहीं होगा, और सेलर को सिक्योरिटी मिलती है कि डॉक्यूमेंट दिए तो पैसा गारंटेड है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट की आइडिया यही है कि सेलर को पेमेंट का भरोसा देना, बायर को डॉक्यूमेंट का भरोसा। क्योंकि दोस्तों सेलर को क्या चाहिए? सेलर को पेमेंट चाहिए। बायर को क्या चाहिए? बायर को डॉक्यूमेंट चाहिए। दोनों को भरोसा कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। तो बैंक एक ट्रस्ट मैनेजर का काम कर रहा है। यही तो एलसी की सबसे बड़ी खासियत है। इसके फॉर्मुलाज की बात कर लें तो दोस्तों 2 चीजें हो रही हैं, बैंक का गारंटी और प्लस डॉक्यूमेंट का प्रॉपर फॉलोअप। दोनों चीज का कॉम्बिनेशन ही हमारा एलसी होता है। लिखा गया है ना, बैंक की गारंटी, बैंक गारंटी किसको देगा? सेलर को देगा। और फिर दूसरा चीज क्या है कि डॉक्यूमेंट का फॉलोअप, प्रॉपर फॉलोअप, राइट। तो एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे एक्सपोर्टर को पेमेंट तभी मिलता है जब वो एलसी के हिसाब से शिपिंग डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट करे। लिखा गया है साफ साफ कि कोई एक्सपोर्टर है, उसको पेमेंट कब मिलेगा? एक्सपोर्टर को पेमेंट तभी मिलेगा जब वो एलसी में जैसा लिखा गया है उसी हिसाब से शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करे। तो ये हमारा कंसेप्ट नंबर 1 था, एलसी के बेसिस के बारे में आपको मैंने समझाया। अब सेकंड कंसेप्ट आता है यूसीपीडीसी। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है कि एलसी का सिस्टम चल कैसे रहा है दुनिया भर में, राइट। तो हर बैंक अपनी मर्जी से काम करेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट। तो वर्ल्ड के ट्रेड एक्सपर्ट ने मिलकर एक रूल बुक बनाया, राइट। जितने वर्ल्ड के ट्रेड एक्सपर्ट हैं, इन्होंने एक रूल बुक बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं यूसीपीडीसी। फुल फॉर्म दे सकते हैं यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। तो ये रूल बुक जो है वर्ल्ड के जो जितने भी ट्रेडर्स हैं, ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं, उनके उन्होंने मिलकर बनाया। और याद रखेंगे ये यूसीपीडीसी जो है आईसीसी ने बनाया है। किसने बनाया है? आईसीसी। आईसीसी क्या होता है? इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, समझे। तो ये रूल बताते हैं कि एलसी कैसे इशू होता है, डॉक्यूमेंट कैसे चेक करना चाहिए, कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए, सभी चीजें यहाँ पे बताई जाती है, राइट। तो ये कुछ रूल्स होते हैं दोस्तों, यूसीपीडीसी के अंदर रूल्स होते हैं। ये बताते हैं कि आपका जो एलसी है ये इशू कैसे होता है, राइट। डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक होता है, उसके बाद कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए, विच स्टैंडर्ड टू फॉलो। ऑल दीज थिंग्स आर मेड क्लियर यूजिंग द रूल्स, राइट, विच इज फ्रेम बाय यूसीपीडीसी। इसका की आइडिया यही है कि वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्डाइज रूल है, सब बैंक एक ही तरीके से एलसी फॉलो करे, राइट। वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्डाइज रूल है। तो इसका देख सकते हैं यहाँ फॉर्मुला लिखा हुआ है कि यूसीपी इंटरनेशनल रूल बुक फॉर एलसी, यानी दोस्तों इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रूल है यूसीपी, राइट, फॉर एलसी ऑपरेशन। और इसका वन लाइन एग्जांपल भी दिया हुआ है कि बैंक शिपमेंट डॉक्यूमेंट को चेक करते वक्त यूसीपी 600 रूल फॉलो करते हैं। बैंक जो है यूसीपी 600 का रूल फॉलो करेगा जब भी डॉक्यूमेंट को चेक करेगा एलसी के अंदर। प्लीज इसको याद करेंगे। तो एग्जाम में यदि मान लीजिए एलसी लिखो तो यूसीपी 600 जरूर मेंशन कीजिए, ये करंट गवर्निंग रूल है। जब भी एलसी अपीयर होगा एग्जाम में तो हमेशा यूसीपी 600 लिखना जरूरी है एज द करंट गवर्निंग रूल। चलिए तो एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया, देखिए एलसी जो है बैंक का पेमेंट गारंटी देता है। यूसीपीडीसी ग्लोबल रूल है जो बताता है कि एलसी कैसे हैंडल होता है।
एलसी का जो करंट वर्जन है वो यूसीपी 600 है, राइट। तो ये जो यूसीपी 600 है, दिस इज द करंट वर्जन, दिस इज द करंट वर्जन ऑफ एलसी, राइट। और हमेशा इसको हमें ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग थोड़ा इसके इंपॉर्टेंट जो रूल बुक है उसको रिकॉल कर लेते हैं, जो भी हमने देखा। सबसे पहले हमने ये देखा कि देखो एलसी का काम कैसे होता है। बस एक लाइन को याद रखिए कि जो बायर है वो अपने बैंक को बोलता है कि एलसी इशू करेगा। बैंक एलसी, बाय अपने बैंक को बोला कि मुझे एलसी चाहिए, तो बैंक एलसी इशू करेगा, इशूइंग बैंक इशू करता है, ठीक है। फिर फॉरेन सेलर के बैंक को भेजता है, किसको भेजता है, जो फॉरेन सेलर है उनके बैंक को भेज देता है एलसी इशू करके। सेलर को डिलीवर होता है, फिर लिखा है ना सेलर को ये चला जाता है, राइट। फिर फॉरेन सेलर का बैंक को भेजता है एलसी, सेलर को डिलीवर किया, सेलर जैसे ही इसको मिला शिपमेंट कर दिया सेलर, और डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट कर देता है, और फिर दोस्तों पेमेंट मिल जाती है। तो देखिए इस प्रकार से दोस्तों चेन बनता है। हम आगे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और दोस्तों दूसरी बात है कि अगर डॉक्यूमेंट 100% एलसी के हिसाब से, तो फ्रेंड्स हमने क्या सीखा यहाँ से कि जो एलसी होता है वो डॉक्यूमेंट में डील करता है, गुड्स में डील नहीं करता। बैंक माल नहीं, बस पेपर चेक करता है। बस ये लाइन याद रखिएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए एक दो सवाल कर लेते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट मेनली प्रोवाइड सिक्योरिटी टू हुम, ओनली बायर, ओनली सेलर, बोथ बायर एंड सेलर, गवर्नमेंट। सही जवाब है लेटर ऑफ क्रेडिट जो है बायर और सेलर दोनों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। करेक्ट आंसर है सी। अगला अगला सवाल है कि द करंट एप्लीकेबल यूसीपी वर्जन फॉर एलसी, अभी का कौन सा वर्जन है जी, यूसीपी 600 है। अभी का जो करंट एप्लीकेबल वर्जन है वो यूसीपी 600 है। चलिए ये दोनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अब हम लोग लेटर ऑफ क्रेडिट के जो डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आइए वो डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों बेसिकली सबसे सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब क्या है कि बैंक एक रिटर्न प्रॉमिस देता है कि सेलर को पेमेंट मिल जाएगा, बस जब सेलर वो शिपिंग डॉक्यूमेंट दे देता है जो एलसी में लिखा होता है। तो देखिए दोस्तों एलसी में कुछ डॉक्यूमेंट लिखे होते हैं और सेलर क्या कर देता है, वो डॉक्यूमेंट दे देता है। और जैसे सेलर डॉक्यूमेंट दे देगा उसको पेमेंट मिल जाएगा। यही लिखा होता है एलसी में, एक रिटर्न प्रॉमिस होता है, वही लिखा है रिटर्न अंडरटेकिंग है। इसमें की आइडिया क्या है दोस्तों, यानी दोस्तों ये पूरा सिस्टम पेपर बेस्ड होता है, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये कौन सा बेस पे है, पेपर बेस्ड है। गुड्स का क्वालिटी, गुड्स का पैकिंग, गुड्स का शिपिंग, बैंक को कोई फर्क नहीं, राइट। बैंक बस डॉक्यूमेंट चेक करता है, राइट। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि गुड्स का क्वालिटी, गुड्स का पैकिंग, शिपिंग, बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैंक केवल डॉक्यूमेंट से डील करेगा, क्वालिटी हो क्या हो, राइट, पैकिंग कैसा हो, शिपिंग कैसा हो, इससे बैंक को कोई मतलब नहीं है। प्लीज नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इससे क्या होता है कि सेलर को कोई टेंशन नहीं रहता, राइट। सेलर को कोई टेंशन नहीं रहता, वो पेमेंट का एज्यूट रहता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है कि पेमेंट गारंटेड है उसकी, और बायर को भी टेंशन नहीं रहता है, गलत डॉक्यूमेंट आए तो पेमेंट नहीं जाएगी, ठीक है। तो बायर इज एज्यूट ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे की आइडिया यही है दोस्तों कि एलसी ट्रस्ट बनाता है, सेलर को पेमेंट का भरोसा देता है, बायर को डॉक्यूमेंट का भरोसा देता है, क्योंकि बायर को डॉक्यूमेंट मिलेगा तभी तो वो माल जो है छुटा पाएगा फोर्ट से, और सेलर को क्या मिलता है, पेमेंट मिल जाए। दोनों को ट्रस्ट एक तरह से ट्रस्ट का काम करता है दोस्तों। फॉर्मूला यही है, रूल यही कहता है कि देखो एलसी जो है बैंक का पेमेंट कमिटमेंट है और सेलर का डॉक्यूमेंट कंप्लायंस है। जैसे एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, कोई एक्सपोर्टर है, इसको पेमेंट तभी मिलता है जब वो एलसी के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट 100% ठीक सबमिट करे, राइट। तो एक्सपोर्टर गेट पेमेंट ओनली आफ्टर सबमिटिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली एज पर द एलसी नो। अब सवाल है कि एलसी को इंटरनेशनल ट्रेड में क्यों यूज करते हैं, वाई एलसी इज यूज इन द इंटरनेशनल ट्रेड, बताइए वाई एलसी इज यूज इन द इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये क्वेश्चन आता है कि एलसी की जरूरत ही क्यों पड़ती है इंटरनेशनल ट्रेड में। सिंपल सी बात है कि जब बायर और सेलर डिफरेंट कंट्री में होते हैं उनके बीच ट्रस्ट और रिस्क का लेवल हाई होता है, राइट। देखिए दोस्तों जब हमारे बायर और सेलर अलग अलग कंट्री में लोकेटेड होते हैं ना, इनके बीच जो ट्रस्ट होता है, राइट, इनके बीच जो ट्रस्ट होता है, राइट, वो क्या होता है, ट्रस्ट और रिस्क का जो लेवल होता है वो हाई होता है जब अलग अलग कंट्री में होते हैं। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस ज्यादा तो रिस्क ज्यादा, रिस्क ज्यादा तो पेमेंट फियर, है ना। डिस्टेंस सिंपल सी बात रूल है कि देखिए ऐसा सोचिए कि डिस्टेंस ज्यादा होगा तो रिस्क बढ़ेगा, रिस्क बढ़ेगा तो पेमेंट फियर बढ़ेगा, राइट, पेमेंट फियर बढ़ेगा, फ्रॉड का चांस बढ़ेगा, डिले होगा, सब पॉसिबल है। और इसी रिस्क को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एलसी का यूज करते हैं, राइट। पेमेंट फियर होगा, शिपिंग फ्रॉड होगा, डिले होगा, सब के सब पॉसिबल है। इसी को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, राइट। तो यह एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम देता है जिसमें पेमेंट डॉक्यूमेंट प्रॉपरली हैंडल होते हैं, राइट। तो एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, इसके अंदर पेमेंट प्लस डॉक्यूमेंट सब कुछ हैंडल होते हैं,
इससे फेलियर ऑफ पेमेंट, फ्रॉड, शिपमेंट डिस्प्यूट जैसे प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। ये तो फायदा है इसका, ठीक है। तो दोस्तों डिस्टेंस रिस्क कम होता है क्योंकि पेमेंट डॉक्यूमेंट बेस्ड हो जाते हैं। तो याद रखिएगा एलसी से क्या होता है, ट्रेड रिस्क कम हो जाता है, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। तो इंडियन एक्सपोर्टर जर्मन बायर के लिए एलसी लेता है ताकि पेमेंट गारंटेड हो। तो हमने क्या सीखा दोस्तों, एलसी जो है बैंक का रिटर्न प्रॉमिस होता है डॉक्यूमेंट के बेसिस पर। इसको इंटरनेशनल ट्रेड में यूज किया जाता है ताकि ट्रस्ट और डिस्टेंस बेस्ड रिस्क कम हो सके। पेमेंट तभी होता है जब डॉक्यूमेंट 100% मैच करेगा। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है दोस्तों यूसीपीडीसी का सिंपल मतलब समझ लीजिए। तो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक ग्लोबल रूल बुक बनाई है जिसमें लिखा है कि देखो लेटर ऑफ क्रेडिट को कैसे इशू, चेक और हैंडल करना चाहिए, राइट। तो देखिए कुछ इंटरनेशनल रूल है जो कि आईसीसी के द्वारा फ्रेम किए गए हैं ताकि एलसी ऑपरेशन को स्टैंडर्डाइज कर सके। तो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक ग्लोबल रूल बुक बनाई है कि लिखा है कि देखो लेटर ऑफ क्रेडिट को कैसे इशू किया जाए, कैसे चेक किया जाए, कैसे हैंडल करना चाहिए। मतलब अगर इंडिया का बैंक और चाइना का बैंक एलसी हैंडल कर रहे हैं तो दोनों एक ही रूल को फॉलो करेंगे, राइट। इसी को, यही तो फायदा है यूसीपीडीसी का। तो इससे क्लैरिटी बढ़ती है, डिस्प्यूट कम होती है और एलसी प्रोसेसिंग एकदम स्टैंडर्ड हो जाता है। इसमें की आइडिया क्या लिखा है, सेम रूल सेम इंटरप्रिटेशन वर्ल्ड वाइड। यहाँ पे देखिए लिखा है यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन। मतलब दोस्तों सिंपल सी बात है कि सेम रूल रहेगा और क्या रहेगा, सेम इंटरप्रिटेशन रहेगा, राइट। तो इसका फॉर्मूला यही कर रहा है, रूल यही कर रहा है कि देखो यूसीपी जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड रूल बुक है। एलसी ट्रांजेक्शन का जो ग्लोबल स्टैंडर्ड रूल बुक होता है वही होता है यूसीपी। एक लाइन का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे बैंक जो है एलसी डॉक्यूमेंट को यूसीपी 600 गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली चेक करते हैं। तो बैंक कोई पर्सनल जजमेंट नहीं लेती, राइट, याद रखेंगे, इज नो पर्सनल जजमेंट, देयर इज नो पर्सनल जजमेंट। बेसिकली बैंक क्या करती है कि डॉक्यूमेंट को चेक करती है एज पर यूसीपी 600 गाइडलाइन। अब सवाल यह है कि यूसीपी इवॉल्व कैसे हुआ। लेट्स टॉक अबाउट द इवॉल्व। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि यूसीपी एक बार बनकर रुका नहीं, इसको टाइम टू टाइम अपडेट किया गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों इंटरनेशनल ट्रेड बदलता रहा और रूल्स को भी मॉडर्न बिजनेस के हिसाब से अपडेट करना जरूरी है, राइट। इसी कारण से दोस्तों यूसीपी का जो है अपडेटेड वर्जन आते गया। आपको पता होगा 1933 से लेकर, राइट, रिमेंबर 1933 से लेकर 2007 तक, राइट, आप देख सकते हैं कि 33, 51, 62, 74, 83, 93। सो इन सब में एक सबसे लेटेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यूसीपी 600 जो कि 2007 में आया था, राइट, इसमें रिलीज हुआ था। आज दुनिया भर के बैंक इसी वर्जन को फॉलो करते हैं, यूसीपी 600 मॉडल को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे कि अपडेट होने से क्या होता है कि कंफ्यूजन कम होता है, डिस्प्यूट कम होगा, क्लैरिटी बढ़ेगी, राइट, प्लीज इसको याद कर लेंगे। चलिए अब दोस्तों हमने क्या सीखा कि एग्जाम में जब एलसी लिखेंगे तो याद रखिएगा कि आईसीसी का यूसीपी 600 से गवर्न होता है। ये इफेक्टिव हुआ था 1 जुलाई 2007 से, राइट, ये जरूर मेंशन करना जरूरी है। अब जरा बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स की। तो हमने क्या बताया, एलसी का पूरा फ्लो आपको फिर से बता दीजिए, फिर से देख लीजिए। बायर अपने बैंक को बोला, इशूइंग बैंक ने एलसी बनाया, एडवाइजिंग बैंक सेलर को जानकारी दिया, सेलर शिपमेंट करता है, डॉक्यूमेंट बैंक को भेजता है और पेमेंट रिलीज हो जाती है। तो ये कुल मिलाकर साइकिल है। फिर हमने देखा कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, डॉक्यूमेंट कॉम्प्लायंस प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डॉक्यूमेंट कॉम्प्लायंस प्रिंसिपल। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है और एग्जाम में बार बार आता है कि अगर डॉक्यूमेंट 100% एलसी के अकॉर्डिंग हो तो बैंक को पेमेंट देना ही पड़ेगा। यदि डॉक्यूमेंट 100% एज पर एलसी हो तो बैंक को पेमेंट देना ही पड़ेगा। एवेन्यू गुड्स में इशू हो, बैंक को फर्क नहीं पड़ता। बैंक डॉक्यूमेंट चेक करता है, गुड्स नहीं चेक करता, प्लीज याद रखेंगे। बैंक डील्स इन डॉक्यूमेंट, बैंक डज नॉट डील्स इन गुड्स। ये बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए तो इस लाइन को अंडरलाइन करके याद रख लीजिएगा, ऐसे ही लाइन एग्जाम में फुल मार्क्स दिलाते हैं। चलिए बताइए, तो एक दो सवाल कर लेते हैं। द मेन पर्पज ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट इज टू फाइनेंस द बायर, टू एंश्योर डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी, टू प्रोवाइड पेमेंट एश्योरेंस टू द सेलर, टू रिड्यूस द शिपिंग कॉस्ट। सही जवाब है टू प्रोवाइड पेमेंट एश्योरेंस टू द सेलर। देखिए दोस्तों लेटर ऑफ क्रेडिट का कोर पर्पज ही यही है कि सेलर को पेमेंट का गारंटी देना, बस डॉक्यूमेंट कॉम्प्लाइंट होना चाहिए। क्या देना दोस्तों? सेलर को हम पेमेंट का गारंटी देते हैं, सेलर को पेमेंट का गारंटी देते हैं, प्लीज रिमेंबर इट। चलिए अगला सवाल है कि द रूल गवर्निंग लेटर ऑफ क्रेडिट इशूड बाय आईसीआईसीआई और आईसीसी आर नोन एज। बताइए जो लेटर ऑफ क्रेडिट का जो रूल है आईसीसी इशू करती है, जो एलएलसी को गवर्न करता है, वो कौन, उसको क्या बोलते हैं? उसको कहा जाता है यूसीपीडीसी, राइट, यूसीपीडीसी, दैट इज कॉल्ड यूसीपीडीसी। तो आईसीसी ने लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए जो ग्लोबल रूल बुक बनाई है इसे हम लोग यूसीपीडीसी बोलते हैं, प्लीज रिमेंबर इट। चलिए अगला कंसेप्ट है कैसे यूसीपी इवॉल्व हुआ, आइए इसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं यूसीपी की जर्नी के स्टार्टिंग पॉइंट की। यूसीपी 82 जो कि 1933 में दुनिया का पहला ऑफिशियल एलसी रूल बुक था,
यूसीपी 82 नंबर था, जो कि आपको पता होगा पहला एलसी रूल बुक था, राइट। और सिंपल वर्ड में यूसीपी 82 क्या था दोस्तों, यह एक ग्लोबल गाइडलाइन थी। दिस वाज अ काइंड ऑफ ग्लोबल गाइडलाइन, राइट। यह एक तरह की ग्लोबल गाइडलाइन थी, राइट, जिसमें बैंक को बताया गया कि देखो डॉक्यूमेंट को कैसे चेक करना है, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए, एलसी की वैलिडिटी को कैसे हैंडल करना है, समझे। तो यहां लिखा है ना कि चेक कैसे करना है, ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट कैसे होनी चाहिए, एलसी की वैलिडिटी को कैसे हैंडल करना है। यानी कि यह ग्लोबल एलसी स्टैंडर्ड का बर्थ मूवमेंट था। हमारा जो ग्लोबल एलसी है ना, इसका जो यदि कोई बर्थ मूवमेंट है तो यही है, समझे। इसको कहा जाता है ग्लोबल एलसी का बर्थ मूवमेंट। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका की रूल क्या है, यूसीपी 82 ने एलसी के बेसिक ग्लोबल रूल सेट किए थे। वही बताया रहा है कि बर्थ ऑफ द ग्लोबल एलसी स्टैंडर्ड, प्लीज रिमेंबर इट। तो देखिए दोस्तों, यूसीपी 82 ने बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर की, राइट। यूसीपी 82 ने क्या किया कि बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर की, डॉक्यूमेंट को केयरफुली एग्जामिन करना मैंडेटरी है, राइट। इट एस्टैब्लिश बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू केयरफुली एग्जामिन द डॉक्यूमेंट, यूसीपी 82। फिर आता है हमारा यूसीपी 51, 1951 में आया था। तो दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट माइलस्टोन आता है यूसीपी 51, जो कि 1951 में इशू हुआ था। और दोस्तों याद रखेंगे, इसे मॉडर्न एलसी सिस्टम का फाउंडेशन तैयार किया। हमारा जो आज का एलसी है ना, इसका फाउंडेशन कुछ यही तैयार होता है, इसने मॉडर्न एलसी की फाउंडेशन तैयार की, राइट। इस रिवीजन ने एक हिस्टोरिक रूल को इंट्रोड्यूस किया, और वो ये था कि बैंक डील इन डॉक्यूमेंट, राइट। बैंक हमेशा डॉक्यूमेंट में डील करेगा, बैंक कभी भी गुड्स में डील नहीं करेगा। ये फंडामेंटल रूल था, प्लीज नोट इट डाउन। बैंक ऑलवेज डील इन द डॉक्यूमेंट, बैंक डज नॉट डील इन द गुड्स। यानी बैंक माल चेक नहीं करता, बैंक सिर्फ पेपर चेक करता है। और ये आज आज के एलसी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। इस वर्जन में नए सेटलमेंट मेथड, मॉडर्न टर्मिनोलॉजी, उसके अलावा अपडेटेड डेफिनेशन ऐड की गई, राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक मेजर चेंज ये आया, एक टर्म यूज होता है प्रिंसिपल, एक टर्म यूज होता है प्रिंसिपल, ठीक है। पहले प्रिंसिपल यूज होता था, यूसीपी 151 ने क्या किया, उसको रिप्लेस करके मॉडर्न टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया, एप्लीकेंट। देखिए ऐसा हुआ कि पहले ना वर्ड यूज होता था प्रिंसिपल, ठीक है, और यूसीपी ने क्या किया, उस वर्ड को हटा के एप्लीकेंट वर्ड यूज कर लिया, ठीक है। तो प्रिंसिपल वाज रिप्लेस टू एप्लीकेंट। तो दोस्तों की आइडिया क्या है इसका, की आइडिया यही है कि डॉक्यूमेंट ओनली चेकिंग का प्रिंसिपल ऑफिशियली यही वर्जन में आया, केवल आपको डॉक्यूमेंट चेक करना है, राइट। ये यही वर्जन में आया। और यूसीपी 151 ने क्या किया, प्रिंसिपल शब्द की जगह पे एप्लीकेंट टर्म को इंट्रोड्यूस किया। तो दोस्तों प्लीज याद रखेंगे एग्जाम के लिए कि जब भी इवोल्यूशन ऑफ यूसीपी आए तो हमेशा बोलिएगा कि यूसीपी 82 ने बेसिक फाउंडेशन रूल रखा था और यूसीपी 151 ने मॉडर्न डॉक्यूमेंट्री कॉम्प्लायंस प्रिंसिपल को रखा। प्लीज ये दो वर्ड को ध्यान रखेंगे। चलिए अब दोस्तों हमने एक सुपर क्विक फॉर्मुला फ्लैश कार्ड देख लेते हैं। ये पॉइंट एग्जाम में पावर बूस्टर की तरह काम करते हैं। हमने ये देखा कि जो यूसीपी 82 है, इसने सबसे पहले क्लियर रूल दिया था कि बैंक को डॉक्यूमेंट रीजनेबल केयर के साथ चेक करना है और पेमेंट तभी करना है जब पेपर ठीक लग रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ना कि बैंक मस्ट चेक डॉक्यूमेंट विद रीजनेबल केयर एंड पे ओनली इफ दे अपीयर इन द ऑर्डर। ये तो पहला फॉर्मुला हो गया। और फॉर्मुला नंबर 2 है हमारा यूसीपी 151 का कोर प्रिंसिपल, जो कि क्या बोलता है कि देखो बैंक केवल डॉक्यूमेंट में डील करता है, बैंक गुड्स में डील नहीं करता। तो दोस्तों मेमोरी ट्रिक यही है कि 82 स्टार्ट होता है और 151 इसको स्मार्टर बनाता है, राइट। तो 82 जो है बेसिक रूल से डील करता है और 151 इसको बोलता है कि डॉक्यूमेंट ओनली कॉम्प्लायंस सेटलमेंट मेथड। चलिए अब कुछ क्वेश्चन में जब क्वेश्चन में अप्लाई कर लेते हैं इस कंसेप्ट को। बताइए कौन सा यूसीपी वर्जन जो है, which UCP version first introduced the principle bank deal in document and not in the goods? 82, 151, 222, 600। अब फ्रेंड्स अब यूसीपी की इवोल्यूशनल जर्नी में आगे बढ़ते हैं और आते हैं 1962 के माइलस्टोन पर, जब यूसीपी 222 इंट्रोड्यूस हुआ। इस वर्जन का सबसे बड़ा हाईलाइट यही था कि बैंक यूके और कॉमनवेल्थ कंट्री के बैंक ने ऑफिशियली यूसीपी को अडॉप्ट किया था। यहाँ पे देखिए हाईलाइट किया हुआ है कि यूके एंड कॉमनवेल्थ बैंक अडॉप्टेड द यूसीपी, यानी अब एलसी एक ट्रूली ग्लोबल स्टैंडर्ड बन रहा था। इस रिवीजन ने दो पावरफुल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किए। पहला बोला कि देखो एलसी की लीगली इंडिपेंडेंट फ्रॉम सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ लिखा है ना लीगल इंडिपेंडेंस फ्रॉम सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या हुआ कि अगर बायर सेलर का सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए फिर भी एलसी के ऑब्लिगेशन चेंज नहीं होते, बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही डिसाइड होता है। और दूसरा पॉइंट बोला कि बाइंडिंग नेचर ऑफ एलसी, यानी एलसी जो है बाइंडिंग हो गया, यानी इशूइंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक, एप्लीकेंट, बेनिफिशियरी सब पे एलसी का रूल इक्वली बाइंडिंग हो गया।
तो हमने क्या सीखा यहाँ से कि देखिए दोस्तों कि बाइंडिंग एलसी प्लस सेल्स कॉन्ट्रैक्ट से फुल इंडिपेंडेंस। तो दो चीजें यहाँ पे ध्यान ध्यान देना है। जब भी यूसीपी 222 की बात होगी तो बाइंडिंग क्रेडिट प्लस एलसी इंडिपेंडेंस ऑफ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट याद रखिएगा। अगर मान लीजिए सेल्स डील फेल हो जाए तब भी एलसी में लिखी पेमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहती है। लिखा है ना, एवन इफ द सेल्स कॉन्ट्रैक्ट फेल एलसी ऑब्लिगेशन रिमेन। फ्रेंड्स, इसमें जिस रिवीजन में जो तीन सुपर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे उसमें पहला था नॉमिनेशन। नॉमिनेशन का मतलब क्या हुआ कि बैंक को फॉर्मली नॉमिनेट करना कि डॉक्यूमेंट चेक कौन करेगा, राइट। और पेमेंट एक्सेप्टेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी किस बैंक की होगी, इसे बोलते हैं नॉमिनेशन। दूसरा आता है हमारा कंबाइंड ट्रांसपोर्ट, मतलब कि पहली बार एलसी रूल में मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट को रिकॉग्नाइज किया गया। पहली बार क्या हुआ एलसी के रूल में मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट को रिकॉग्नाइज किया गया, राइट। इसमें गुड्स शिप प्लस ट्रक प्लस रेल प्लस एयर मल्टीपल मोड से जा सकते हैं, राइट। जो हमारी गुड्स हैं वो शिप के माध्यम से, ट्रक के माध्यम से, प्लस एयर के माध्यम से, प्लस रेल के माध्यम से, राइट, मल्टीपल मोड से जा सकते हैं। ये आया। तो दोस्तों फिर आया हमारा 21 डेज डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन रूल। यहाँ देखिए लिखा गया है डिफॉल्ट 21 डे प्रेजेंटेशन रूल। मतलब क्या हुआ कि एक डिफॉल्ट रूल इंट्रोड्यूस हुआ कि डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन 21 डे फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, अनलेस एलसीए स्पेसिफिकली कुछ और लिखे। तो दोस्तों तीन चार से याद रखिएगा। यूसीपी 290 में एक तो नॉमिनेशन आया। नॉमिनेशन का मीनिंग आपको मैंने पहले बताया कि बैंक को फॉर्मली नॉमिनेट करने क्या करना कि डॉक्यूमेंट चेक कौन करेगा, यही होता है नॉमिनेशन। फिर आया कंबाइंड ट्रांसपोर्ट, मतलब मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट को रिकॉग्नाइज किया गया। फिर आया 21 डेज प्रेजेंटेशन रूल। इसका मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। तो नॉमिनेशन, कंबाइंड ट्रांसपोर्ट, 21 डेज रूल। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है यूसीपी 290 के हिसाब से शिपमेंट के ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट का इश्यू डेट से 21 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। मतलब कि ऐसा हुआ कि शिपमेंट के ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट के इश्यू डेट से जिस दिन शिपमेंट का ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट इश्यू हुआ उसके 21 डेज के अंदर डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होता है। फिर आता है हमारा यूसीपी 400, यानी दोस्तों 1983 का एक मेजर अपडेट था यूसीपी 400। इस वर्जन को मॉडर्न यूसीपी का टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है, राइट। दिस इज कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मॉडर्न यूसीपी। अब सवाल है क्यों टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, तो क्योंकि इसने एलसी का लेआउट और स्ट्रक्चर को पूरी तरह से मॉडर्न फॉर्मेट में रिसीव कर दिया। इसका लेआउट स्ट्रक्चर मॉडर्न फॉर्मेट में रिसीव कर दिया। चलिए आइए समझते हैं तो मॉडर्न यूसीपी का स्ट्रक्चर कैसा है। यूसीपी 400 ने पुराने स्कैटर्ड रूल को एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में अरेंज कर दिया। यही हुआ जी, यूसीपी 400 ने क्या किया, जितने भी हमारे पुराने स्कैटर्ड रूल थे सबको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में अरेंज कर दिया, राइट। इससे एलसी हैंडलिंग और आर्टिकल का फ्लो क्लियर हो गया। इससे दो फायदा हुआ कि एलसी का जो हैंडलिंग था और दूसरा जो आर्टिकल का फ्लो था, राइट, ये दोनों क्लियर हो गया, राइट। अच्छा, एक टर्म आप देखेंगे बुक में लिखा रहता है डीपीयू। डीपीयू समझते हैं क्या होता है, डेफर्ड पेमेंट अंडरटेकिंग। तो इस वर्जन ने एक नया सेटलमेंट मेथड इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं डीपीयू, डेफर्ड पेमेंट अंडरटेकिंग। मतलब बैंक अब तुरंत पेमेंट नहीं करता पर फ्यूचर डेट पे पेमेंट का गारंटी दे देता है, राइट। तो इसका डीपीयू का मतलब यही होता है डेफर्ड, मतलब कि तुरंत पेमेंट नहीं करता, इमीडिएट पेमेंट। बैंक डज नॉट डू इमीडिएट पेमेंट नहीं करता। क्या करता है कि फ्यूचर डेट में पेमेंट का गारंटी दे देता है, ठीक है, पेमेंट गारंटी दे देता है वही फ्यूचर डेट में। इसी कहते हैं डीपीयू। यह स्पेशली उस टाइम यूजफुल था जब टर्म पेमेंट पॉपुलर हो रहे थे, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड पेमेंट अंडरटेकिंग। चलिए अब एक टर्म आप यहाँ पे देखेंगे, डीपीयू तो समझ में आ गया कि बैंक पेमेंट तुरंत नहीं कर रहा है पर फ्यूचर डेट में पेमेंट का गारंटी दे देता है। दूसरा टर्म आता है ट्रांसशिपमेंट डेफिनेशन। क्या टर्म आता है दोस्तों, ट्रांसशिपमेंट डेफिनेशन। ट्रांसशिपमेंट क्या होता है जरा वो देख लीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ट्रांसशिपमेंट। देखिए ट्रांसशिपमेंट का फॉर्मल डेफिनेशन एलसी रूल में ऐड हुआ, यानी गुड्स एक शिप या ट्रक से दूसरे मोड में ट्रांसफर हो सकता है बट क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है ये क्लियरली डिफाइन किया जाए, इसे ये बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। मतलब यही हुआ दोस्तों कि गुड्स एक शिप या एक ट्रक से दूसरे मोड में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है क्लियरली डिफाइन किया गया। और फिर एक आता है दोस्तों सेपरेट आर्टिकल फॉर ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे बिल ऑफ लेडिंग, इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सेट्रा, इसके रूल को अलग आर्टिकल में सेग्रीगेट किया गया ताकि चेकिंग पॉलिसी क्लीन और ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। तो यही कहा जाता है कि सेपरेट आर्टिकल फॉर ओरिजिनल्स, मतलब कि जो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। अब आप पूछेंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में हो सकता है हमारा बिल ऑफ लेडिंग हो, और क्या हो सकता है इंश्योरेंस पॉलिसी हो,
बिल ऑफ lading, इंश्योरेंस पॉलिसी, इसके रूल को अलग आर्टिकल में सेग्रीगेट किया गया ताकि चेकिंग पॉलिसी क्लीन रहे, ट्रांसपेरेंट रहे। तो कहने का मतलब तीन चीजें हैं, एक तो मॉडर्न लेआउट आया, फिर डीपीयू आया, उसके बाद हमारा क्लियर ट्रांसपोर्ट का रूल आया और सेपरेट आर्टिकल आया, राइट। चलिए, तो हमने दो चीजें सीखी। तो हमने क्या सीखा दोस्तों कि यूसीपी 400 के अंदर एडवाइजिंग बैंक को एलसी की ऑथेंटिसिटी चेक करना मैंडेटरी कहा गया कि जो एडवाइजिंग बैंक है वो ऑथेंटिसिटी तो चेक करे ही करे एलसी का। तो एक बार रिकॉल कर लीजिए, हमने दो तीन यूसीपी का भी बात की। जब भी यूसीपी 222 होएगा तो बाइंडिंग और ट्रांसपेरेंसी से रिलेट कीजिएगा, बाइंडिंग एंड इंडिपेंडेंट से। फिर आएगा यूसीपी 290, तो नॉमिनेशन और 21 डेज का रूल है। फिर बोलेगा यूसीपी 400, तो बोलेगा मॉडर्न लेआउट प्लस डीपीयू। दोस्तों ये हमारा परफेक्ट फॉर्मूला है। तो प्लीज इसको याद रखिएगा, 222 क्या है, बाइंडिंग इंडिपेंडेंट है। 290 हमारा नॉमिनेशन और 21 डेज है। 400 हमारा मॉडर्न लेआउट एंड डीपीयू है। बस तीन लाइन याद रखिए, राइट। अब दोस्तों एक बार फिर से कॉल कर लेते हैं हम लोग। पहले क्या बताया कि देखो एलसी ऑब्लिगेशन जो है वो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं है। पहला पॉइंट ये बताया आपको कि देखिए सेल्स कॉन्ट्रैक्ट यदि टूट भी जाए तो एलसी फिर भी वैलिड रहेगा, ये 222 बोलता है। फिर हमने देखा कि देखो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना है 21 डेज के अंदर, मतलब वरना डॉक्यूमेंट आपका स्टेल माना जाता है। चेक का होता है ना 3 महीने का वैलिडिटी, वैसे ही डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने का जो वैलिडिटी है वो 21 डेज है। तो जैसे एलसी स्पेसिफिकली डिफरेंट पीरियड ना दे तब तक आप 21 डेज लेके चलेंगे। तो इसको ऐसे याद रखिए, मेमोरी ट्रिक ऐसा है, 222 मतलब बाइंडिंग, 290 मतलब नॉमिनेशन, ठीक है। 21 डेज रूल यहीं पे आता है। और 400 यानी मॉडर्न एलसी। नंबर देखते ही पूरा इवोल्यूशन याद आ जाएगा। जब भी 222 याद रहे तो बाइंडिंग वर्ड याद कर लीजिए, 290 को 21 डेज से याद कर लीजिए और 400 को मॉडर्न एलसी से याद कर लीजिए। चलिए, आई होप ये आपको याद रहेगा। अब दोस्तों हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर बात करते हैं। तो एक बार जो अभी हमने सीखा है उसको एक क्वेश्चन के माध्यम से अप्लाई कर लेते हैं। लेट्स डू वन क्वेश्चन। Which UCP version first introduced the idea that LC is independent of the underlying sales contract? बोलिए। तो यूसीपी 222, राइट, 222 यूसीपी। फिर बोलता है कि बताओ कि यूसीपी 290 जो है क्या लाया, डेफर्ड पेमेंट अंडरटेकिंग यानी डीपीयू लाया, नॉमिनेशन लाया, एडवाइजिंग बैंक का ड्यूटी लाया ऑथेंटिकेट करने का, या ट्रांसशिपमेंट का डेफिनेशन लाया। बोलिए यूसीपी 290 क्या इंट्रोड्यूस किया था। दोस्तों आपको मैंने पहले बताया कि यूसीपी 290 ने 290 ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, यही तो सवाल है। डीपीयू लाया, नॉमिनेशन लाया, एडवाइजिंग बैंक ड्यूटी टू ऑथेंटिकेट लाया, या ट्रांसशिपमेंट का डेफिनेशन लाया। तो नॉमिनेशन आया था, राइट, नॉमिनेशन आया था, राइट, यूसीपी 290 में। और 21 डे प्रेजेंटेशन रूल भी आया था 290 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपनी जर्नी को जारी रखते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं यूसीपी 500 की, जो कि 2007 के से पहले दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूज होता था लेटर ऑफ क्रेडिट के रूल को समझने के लिए। यूसीपी 500 क्या था कि सिंपल लैंग्वेज में बोले तो यूसीपी 500 एक इंटरनेशनल रूल बुक थी जिसे बैंक फॉलो करते थे जब भी कोई लेटर ऑफ क्रेडिट इशू होता था। इसका मेन काम था एलसी के डॉक्यूमेंट को चेक करने का, रूल को सेट करना, ताकि बायर सेलर दोनों सेफ रहे। तो इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात याद रखेंगे कि ये बाय डिफॉल्ट ना इररिवोकेबल है, लिखा है ना इररिवोकेबल क्रेडिट बाय डिफॉल्ट। मतलब ये हुआ कि अगर एलसी में लिखा है, लिखा नहीं होता कि वो रिवोकेबल है कि इनरिवोकेबल है, तो यूसीपी 500 ऑटोमेटिकली बोलता है कि इसको तुम इररिवोकेबल मान लो। मतलब बाय डिफॉल्ट जो है ना, उसको क्या मानना है, इररिवोकेबल। यदि कुछ लिखा नहीं है कि रिवोकेबल है, इररिवोकेबल है, तो आप उसको इररिवोकेबल मान के चलिए। मतलब एलसी को बीच में इजीली कैंसिल नहीं किया जा सकता, राइट, सिंपल सी बात है, एलसी कैन नॉट बी कैंसल्ड। एलसी को आप बीच में कैंसिल नहीं कर सकते, राइट, यही कर रहा है। अच्छा, उसमें एक और चीज लिखा है 7 डेज एग्जामिनेशन पीरियड। क्या मतलब होता है 7 डेज एग्जामिनेशन पीरियड का? इसका मतलब कि बैंक के पास 7 दिन का समय होता है डॉक्यूमेंट को चेक करने का। इसी 7 दिन के अंदर वो डिसाइड करते हैं कि डॉक्यूमेंट सही है या नहीं, राइट। प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड, 7 डेज एग्जामिनेशन पीरियड। 7 डेज का टाइम है बैंक के पास डॉक्यूमेंट चेक करने का कि डॉक्यूमेंट हमारा सही है या गलत है। और फिर लिखा है डॉक्यूमेंट ओनली कॉम्प्लायंस, नॉन डॉक्यूमेंट्री डिसरिगार्ड। मतलब ये हुआ कि डॉक ओनली कॉम्प्लायंस। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि बैंक को सिर्फ डॉक्यूमेंट देखना है, गुड्स का एक्चुअल क्वालिटी, कंडीशन, फिजिकल गुड्स, बैंक को इससे कोई मतलब ही नहीं है। यानी डॉक्यूमेंट यदि परफेक्ट है तो पेमेंट हमारा वैलिड है। दोस्तों इसका फॉर्मूला यही है, 7 डे चेक, इररिवोकेबल बाय डिफॉल्ट एंड डॉक्यूमेंट ओनली कॉम्प्लायंस। प्लीज ये तीनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे।
7 डे चेक, इररिवोकेबल बाय डिफॉल्ट एंड डॉक्यूमेंट ओनली कॉम्प्लायंस। तो दोस्तों अगर एलसी में यह मेंशन ही नहीं है कि वो इररिवोकेबल है या नहीं, तो यूसीपी 500 क्या करता है, उसको ऑटोमेटिकली इररिवोकेबल मान लेता है। ठीक है, यही तो बताया आपको। तो 1993 का वर्जन था, डिफॉल्ट एलसी को इररिवोकेबल माना गया। बैंक केवल डॉक्यूमेंट चेक करता है, 7 डे का चेकिंग टाइम होता है, और रियल गुड की कंडीशन बैंक के लिए रिलेवेंट थी। अब दोस्तों अगला नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यूसीपी 600 जो कि 2007 में आया। तो इसमें क्या कहा गया दोस्तों कि 500 के बाद 2007 में एक अपडेटेड मॉडर्न वर्जन आया, इसका नाम है यूसीपी 600। तो सिंपल वर्ड में बोले, यूसीपी 600 वो इंटरनेशनल रूल बुक है जिसे आज सारे बैंक वर्ल्ड वाइड फॉलो करते हैं। जब भी एलसी इशू होता है तो वर्ल्ड वाइड ये फॉलो किए जाने वाला रूल है। तो 500 यूसीपी 500 को इसने रिप्लेस करके आया था ताकि पुराने कंफ्यूजन और लूपहोल्स को दूर किया जाए। क्या क्या बदलाव आए वो जरा देख लीजिए। कि सबसे पहले तो ये लिखा है कि देखिए इसका क्लियर डेफिनेशन लिखा है ना, क्लियर डेफिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन। यानी इस वर्जन में पहली बार इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि एलसी, प्रेजेंटेशन, ऑनर, नेगोशिएशन सबको क्लियरली डिफाइन कर दिया। मतलब कि ये हुआ कि देखो अब किसी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग था ही नहीं, देयर वाज नो काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, कंप्लीटली रिमूव। अच्छा, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो गई। दूसरी बात क्या हुई, एग्जामिनेशन पीरियड को 5 दिन कर दिया गया, पहले 7 दिन था, उसको कम करके 5 दिन कर दिया गया। पहले यूसीपी 500 के अंदर बैंक के पास 7 दिन थे, अब यूसीपी 600 ने इस पीरियड को कम करके 5 दिन कर दिया। इससे ट्रेड फास्ट हो गया, डिले कम हो गई। फिर लिखा है कि डेटा कंटेंट रूल को क्लैरिफाई किया कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्या डेटा मैच होना चाहिए और किस चीज को मिसमैच नहीं माना जाएगा। यह सब यूसीपी 600 ने क्लियर कट किया कि ये मैच होना चाहिए, इसको मिसमैच नहीं माना जाएगा। एवरीथिंग वाज क्लैरिफाइड। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अगर एक और पॉइंट लिखा है कि बेटर हैंडलिंग ऑफ डिस्क्रिपेंसीज। अगर मान लीजिए कि यहाँ देखिए हिंट हिंट में दिया हुआ है ना कि हैंडलिंग डिस्क्रिपेंसीज, अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट में कुछ इशू हो जाए तो बैंक को क्या करना है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर को कैसे नोटिफाई करना है, सब रूल ऑफ क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो हमने 2-3 चीज सीखी। यूसीपी 600 के अंदर 5 दिन का मैक्सिमम चेक होता है। फिर हमने देखा कि न्यू डेफिनेशन आया, प्लस हैंडलिंग डिस्क्रिपेंसी, ये 3 चीजें आई। ठीक है, तो ये प्लीज ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों प्लीज याद रखिएगा कि यूसीपी 500 का जो था, यूसीपी 500 जो था वो 7 डेज था उसका टाइम पीरियड, और वो इररिवोकेबल था बाय डिफॉल्ट। और यूसीपी 600 जो आया वो 5 दिन के लिए आया। ये मोस्ट अपडेटेड रूल है, दिस इज द मोस्ट अपडेटेड रूल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में सवाल आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो वही हमने देखा कि यूसीपी एग्जामिनेशन पीरियड का जो रूल था वो बदल गया, पहले 7 दिन का हुआ करता था, वो 5 दिन का हो गया। फिर हमने देखा कि डॉक्यूमेंट्री इंडिपेंडेंस, यानी कि नॉन डॉक्यूमेंट्री कंडीशन को इग्नोर करना है, दोनों के दोनों वर्जन में। चलिए एक दो सवाल कर लेते हैं। अंडर यूसीपी 500 इफ अ क्रेडिट इज साइलेंट ऑन रिवोकेबिलिटी इट इज स्टेटेड एज। मान लीजिए कि यूसीपी 500 में यदि कोई क्रेडिट है वो रिवोकेबिलिटी पे साइलेंट है, उसको क्या मानेंगे, रिवोकेबल, इररिवोकेबल, कैंसिल, डिस्क्रिशनरी, तो इसको क्या मानेंगे जी, इसको इररिवोकेबल मांगेंगे। ठीक है, फिर अगला सवाल है कि यूसीपी 600 के अंदर बैंक डॉक्यूमेंट को कितने दिन के अंदर एग्जामिन करो, 3, 5, 7, 10, बताइए। तो यूसीपी 600 में बैंक जो है डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करेगा, आई थिंक इट वाज 5 वर्किंग डेज। पहले था 7 वर्किंग डे, उसको घटाकर 5 वर्किंग कर दिया। अब दोस्तों हमने यूसीपी के दुनिया से बाहर निकलकर अब असली एलसी का मीनिंग समझते हैं। तो दोस्तों एलसी एक प्रॉमिस होता है जो बायर के द्वारा सेलर को दिया जाता है। देखिए प्रॉमिस कौन देता है, बायर बैंक देती है। किसे देती है, सेलर को देती है। कि उसमें लिखा होता है कि देखो अगर इस प्रॉमिस क्या होता है, तो आपको पता ही है कि देखिए लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरह का प्रॉमिस होता है, राइट, कि जो बायर के बैंक द्वारा सेलर को दिया जाता है। कौन देता है प्रॉमिस, तो बायर का बैंक देता है। किसे प्रॉमिस देता है, तो बायर का बैंक प्रॉमिस देता है सेलर को, राइट। इस प्रॉमिस का मतलब है कि अगर सेलर सही डॉक्यूमेंट ला दे जो एलसी में लिखा गया है तो बैंक पेमेंट कर देगा, राइट। ये लिखा जाता है कि अगर सेलर सही डॉक्यूमेंट ला दे, ठीक है, तो बैंक पेमेंट कर देगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि बैंक को सिर्फ डॉक्यूमेंट से मतलब होता है, गुड्स से कोई मतलब नहीं होता। बैंक हैज ओनली टू डील विद डॉक्यूमेंट। यहाँ पे की आइडिया यही है कि देखिए बैंक जो है पेमेंट गारंटी देगा और जो सेलर है वो डॉक्यूमेंट करेक्टली सबमिट करे। चलिए, तो इसमें फॉर्मूला यही याद रखना है दोस्तों हमें कि देखिए एलसी जो है बैंक का इररिवोकेबल पेमेंट प्रॉमिस होता है और सेलर का डॉक्यूमेंट कॉम्प्लायंस होता है। जैसे मान लीजिए एक्सपोर्टर को पेमेंट तभी मिलती है जब वो शिपिंग डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली एलसी के टर्म्स के हिसाब से सबमिट करे। लिखा है ना कि एक्सपोर्टर गेट पेड आफ्टर शोइंग शिपिंग डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली एज एलसी रिक्वायर्ड। मतलब एक्सपोर्टर को पेमेंट तभी मिलती है जब वो शिपिंग डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली
एलसी के टर्म के हिसाब से सबमिट करें। अब देखिए मॉडर्न डेफिनेशन क्या है एलसी का, जैसे इररिवोकेबल एलसी का। अब मॉडर्न ट्रेड में एक एक्सपेक्टेड एक अपडेटेड डेफिनेशन यूज होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। तो देखिए इररिवोकेबल एलसी का मतलब है कि बैंक एक फिक्स्ड, पक्का, कैंसिल ना होने वाला प्रॉमिस देता है एक्सपोर्टर को, राइट। तो इररिवोकेबल का मतलब यही होता है कि एक फिक्स्ड देगा, ये प्रॉमिस, कैंसिल ना होने वाला प्रॉमिस देगा। किसे देगा? एक्सपोर्टर को देगा। कौन देगा? बैंक देगा। तो ये प्रॉमिस तब एक्टिवेट होता है जब एक्सपोर्टर प्रूफ देता है, ठीक है। क्या एक्सपोर्टर प्रूफ देता है? कि शिपमेंट हो चुकी है। और क्या प्रूफ देता है? कि सॉफ्टवेयर डिलीवर हो चुका है। और क्या प्रूफ देता है? कि सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों फिर से मैं बता दूं कि ये जो प्रॉमिस है इररिवोकेबल एलसी का मतलब यही होता है कि बैंक एक फिक्स्ड, पक्का, कैंसिल ना होने वाला प्रॉमिस देता है किसे? एक्सपोर्टर को, राइट। तो ये हमारा बैंक है और ये क्या कर रहा है? एक्सपोर्टर को प्रॉमिस दे रहा है। बैंक जो है एक्सपोर्टर को प्रॉमिस दे रहा है। क्या प्रॉमिस दे रहा है? कि फिक्स प्रॉमिस दे रहा है, पक्का प्रॉमिस दे रहा है, कैंसिल ना होने वाला प्रॉमिस दे रहा है। और प्रॉमिस एक्टिवेट कब होगा? जब शिपमेंट हो जाएगी, सॉफ्टवेयर डिलीवर हो जाएगा और सर्विस कंप्लीट हो चुका होगा। और ये प्रूफ डॉक्यूमेंट के थ्रू दिया जाता है। ये प्रूफ किसके थ्रू दिया जाता है? ये प्रूफ हमेशा डॉक्यूमेंट के थ्रू ही दिया जाता है। तो इसका इंपॉर्टेंट आइडिया यही है कि इररिवोकेबल बाय डिफॉल्ट होता है। मतलब एलसी एक बार इशू हो गया तो तब तक कैंसिल नहीं होगा जब तक बायर, सेलर, बैंक सब मिलकर एग्री ना करें, ठीक है। तो वही कर रहा है कि इसको बोला जाता है इररिवोकेबल बाय डिफॉल्ट। मतलब कि एक बार इशू हो गया तब तक कैंसिल नहीं होगा जब तक सारे पार्टीज का कंसर्ट ना ले लें। अब आप बोलेंगे पार्टीज कौन कौन से हैं? तो पार्टीज में हमारे बायर आ जाते हैं, पार्टीज में सेलर आ जाते हैं, पार्टीज में बैंक आ जाती है। सब मिलके एग्री एग्री ना कर दें, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो यही फॉर्मूला कर रहा है कि देखो कि यदि डॉक्यूमेंट मैच होगा तो बैंक को पे करना ही करना है। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई डिले नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं। तो इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट एलसी में पेमेंट तब होती है जब एक्सपोर्टर प्रूफ ऑफ डिलीवरी सबमिट कर देता है। अब अगला सवाल है कि एलसी ट्रांजेक्शन में की पार्टीज कौन कौन से होते हैं। तो एलसी ट्रांजेक्शन में टोटल 5 इंपॉर्टेंट पार्टीज होती हैं, बायर साइड, सेलर साइड और उसके बैंक। हर पार्टीज का रोल अलग अलग होता है और इसी इसी कोऑर्डिनेशन के थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड स्मूथ चलते हैं। तो हर पार्टी एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे दो चीजें लिखी हैं, पहले हमें आइडेंटिफिकेशन देखना है और फिर रोल देखना है। तो दोस्तों 5 पार्टीज में नाम क्या क्या बताया आपका? एप्लीकेंट, बेनिफिशियरी, इशूइंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक और कंफर्मिंग बैंक। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग एप्लीकेंट से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद एप्लीकेंट। तो एप्लीकेंट कौन होता है? एप्लीकेंट होता है हमारा बायर, बायर या इंपोर्टर। तो इसमें क्या होता है कि ये गुड्स मंगाया होता है, वो अपने बैंक को बोलता है कि मेरे सेलर के लिए एलसी इशू कर दो, राइट। तो जो गुड्स को मंगाता है उसे हम लोग एप्लीकेंट बोलते हैं और ये बैंक को बोलता है कि ये मेरा सेलर है और सेलर के लिए एलसी इशू करो। फिर बेनिफिशियरी होता है हमारा सेलर। बेनिफिशियरी सेलर है या बेनिफिशियरी को आप एक्सपोर्टर भी बोल सकते हैं। तो ये वो पर्सन होता है जो इसको पेमेंट मिलनी होती है क्योंकि वो गुड्स भेज रहा होता है। सो ही विल गेट पेमेंट, दैट इज व्हाई द नेम इज बेनिफिशियरी। फिर आता है इशूइंग बैंक। तो इशूइंग बैंक एलसी इशू करता है और सबसे बड़ा प्रॉमिस देता है कि अगर डॉक्यूमेंट सही आ जाए तो मैं पेमेंट करूंगा। दैट्स कॉल्ड इशूइंग बैंक। फिर आता है बेनिफिशियरी बैंक, नहीं, पहले उसके पहले आता है हमारा एडवाइजिंग बैंक। एडवाइजिंग बैंक क्या करता है कि इस बैंक का काम होता है एलसी को वेरीफाई करके सेलर को डिलीवर करना। तो ये वेरिफिकेशन का काम करता है कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशूइंग बैंक ने दिया तो उस एलसी को क्या करेगा? वेरीफाई करेगा और फिर वेरिफिकेशन करने के बाद किसको भेजेगा? सेलर को डिलीवर करेगा। वो पार्टिकुलर बेसिकली एलसी को सेलर को डिलीवर करेगा। ये इंश्योर करता है कि एलसी फेक नहीं है। और फिर आता है हमारा कंफर्मिंग बैंक, मतलब कि यह ऑप्शनल